एक मिनट सर, ये नंबर आ रहे हैं ना, अब मतलब ऑन है, ठीक है ना। अब मैं जब जो लेक्चर दूँ तो आप करीब थोड़ा आ जाए ताकि मैं भी नज़र आ जाऊँ, ठीक है। अब ऑन है, अब आप सिर्फ पकड़िएगा। जब ये बोलेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जी, मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हम पत्थरों से पानी बना सकते हैं, ठीक है। पत्थरों से हम खाना बना सकते हैं, जो हम खाना खाते हैं, रोटी अनाज जो हम उगाते हैं, जिसको हमें मतलब 4 से 6 महीने लगते हैं उगाने में, वो हम चंद सेकंडों में पत्थरों से निकाल सकते हैं खाना, और पत्थरों से हम बिजली बना सकते हैं। लेकिन ये बात आपको ना मीडिया इस पर बात कर रहा है, ठीक है, ना हमारे इंटरनेशनली दुनिया भर में कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, ये मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं हमारी दुनिया में इस वक्त में, लेकिन इस पर बात कोई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे आए दिन मसले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो नुमाइंदे, कल भी इलेक्शन था, किसी भी नुमाइंदे ने इस पर बात नहीं की। और अगर इस पर कोई बात करता तो मैसेज भी क्लियर होता, और इस पर इन्वेस्टमेंट होती तो हमारा आने वाला मुस्तकबिल बेहतर होता। लेकिन इस पर किसी ने बात नहीं की, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक डेमो देता हूँ किस तरह। अब मिसाल के तौर पर देखें, जिस तरह एक बच्चा होता है, माँ के पेट में होता है, ठीक है, उसके पेट के इस जगह पे उसके एक कनेक्शन होता है, ठीक है ना। उसी तरह क्योंकि वो कनेक्शन होता है खाने का। अगर बच्चा जो होता है उसको भी ताकत चाहिए, खाना चाहिए, तो बाकी तो वो सांस भी, खाना भी इससे लेता है, सांस भी इससे लेता है, पानी हर चीज़ इसी जगह से लेता है, ठीक है ना। आपको मालूम है, पिछले साल में आया था तो मैंने बताया था कि VR टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या। मशीन लेबर 101 में मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। हमारा जो मुस्तकबिल है ना, वो इसी तरह है। ये जो मैं शेर बता रहा हूँ, ये मुस्तकबिल है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में इस चीज़ से कोई भी मशीन दुनिया की इससे चला सकते हैं, ठीक है। और मशीन चलाते वक्त हमारा खाना पीना सारा पत्थरों से और हमारे इस तरह चीज़ों के हमारे पेट में जा रहा होगा। और आपको मालूम है, इस सिस्टम से हम अगर हमारी आज उम्र 70-80 साल है, हम 500,000 साल तक जी सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हमारा जो जिस्म को जो ज़रूरत होगी, बुनियादी ज़रूरत होगी, पूरी हो रही होगी। जिस तरह पेट में बच्चा होता है ना, उसी तरह हमारा मतलब हमारी उम्र बढ़ती जाएगी और हमारी बीमारियां भी ज़्यादा नहीं लगेंगी, क्योंकि हमारी जो बुनियादी ज़रूरत होगी वो पत्थरों से हमारी पूरी होगी, ठीक है जी। तो ये एक डिज़ाइन है मुस्तकबिल की। अब मैं समझाता हूँ कैसे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे। अब जी इस तरफ आते हैं। ये देखें जी, मैंने जो पिछले साल में आया था ना, आप ही की तरह एक शख्स था, उसने मुझे एक सवाल किया था, यार सोलर पैनल जो होते हैं वो गर्मी पैदा करते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि नहीं यार, सोलर पैनल बिजली पैदा करते हैं, गर्मी पैदा नहीं करते। लेकिन उनको फिर मैंने ये भी कहा था कि मैं सोलर पैनल लेके आऊँगा और मैं समझाऊँगा किस तरह सोलर पैनल जो होते हैं वो बिजली पैदा करते हैं। लेकिन जब गर्मी होती है ना, तो वो सोलर पैनल भी, हमारे मौजूदा सोलर पैनल भी इतने अच्छे नहीं है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें, तो इसको तो गर्मी को यूटिलाइज सही से नहीं कर पाते। वो समझा रहा हूँ कैसे। अब तो आप थोड़ा दूर जाए, धूप अगर यहाँ पे आए, थोड़ा अब जी ये देखें, ये एक पैनल है, ठीक है, सोलर पैनल है। 3 वोल्ट जो है, 3 वोल्ट बिजली पैदा कर रहा है अभी, ठीक है ना। अब 3 वोल्ट बिजली पैदा कर रहा है। जो पिछली बार जो शख्स ने मिसाल कहा था कि जब गर्मी होती है ना, तो सोलर पैनल गर्मी पैदा करता है। तो मेरा ये था कि नहीं, सोलर पैनल बिजली पैदा करता है, गर्मी सूरज पैदा करता है, ठीक है ना। अब ये देखें, सूरज की रोशनी से ये बिजली बना रहा है। लेकिन अगर क्या कहते हैं, हाँ, अगर देखें बिजली, देखें अगर ये थोड़ी रोशनी और गर्मी ज़्यादा बढ़ी है, इसके नंबर कम हो रहे हैं। ये देखें 3.2, 3.2.7, 2.4 नंबर कम हो रहे हैं ना। तो अगर आप देखें 3.2, 3.2.1, देखिए इसका ये मतलब है 18 हो गए, 19, 17 हो गए, देखिए 18 हो गए, 25 से 18 तक ये नंबर आ रहे हैं। अगर मैं इसको धूप हटाता हूं तो फिर से ऊपर हो रहे नंबर ऊपर होते जाएंगे। 16, 17, ठीक है, तो यही 18। तो देखिए यही कहने का मकसद है कि अगर
सोलर पैनल को भी गर्मी लगती है ना, तो वो अपनी जो बिजली बनाने की जो ताकत है वो कम हो जाती है उसकी, ठीक है। लेकिन वो ये हमारे आज के सोलर पैनल है। लेकिन ये जो डिज़ाइन में लेके आए हो ना जी, ये देखें इस तरह अगर हम सोलर पैनल बनाएं, आपको मालूम है जो रोशनी में 3 किस्म की एनर्जी होती है। एक तो यूवी एनर्जी कहते हैं, ठीक है, दूसरी होती है विजिबल एनर्जी जो धूप हमें नज़र आ रही होती है, और तीसरी होती है इंफ्रारेड एनर्जी जो हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। तो 3 बिजलियाँ होती है। लेकिन जो अभी सोलर पैनल जो होता है वो सिर्फ हमारी जो रोशनी हमें नज़र आ रही है वो बना रहा है। लेकिन आपको मालूम है जो यूवी होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। लेकिन हमारे जो सोलर पैनल है आजकल हमारे पाकिस्तान में जो सोलर पैनल है वो यूवी को यूटिलाइज़ नहीं करते, यूवी से बिजली नहीं बनाते, और ना ही इंफ्रारेड रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है मेरी, इससे हम क्या करते हैं, यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड, 3 जो सूरज की रोशनी में 3 किस्म की अलग ताकतें होती हैं, वो हम तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो क्या होता है कि फिर अगर ये हम तीनों इस्तेमाल करेंगे तो सोलर पैनल जो होता है गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो वो और गर्मी से भी लड़ सकता है, और अगर ज़्यादा गर्मी भी होगी तो बिजली बनाता रहेगा, बिजली उसकी बनाने की ताकत कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सबसे अहम चीज़ है। आज के जो सोलर पैनल हमारे सिर्फ 30 से 40% जो रोशनी इस्तेमाल करते हैं, धूप की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, 60-70% जो होती है वो ज़ाया हो रही होती है। हम इससे वो जो सूरज की रोशनी ज़ाया हो रही होगी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बुनियादी चीज़ है। अब देखें जी, ये 3 लोग हैं, ठीक है ना, ये एक एलियन है, लेकिन मिसाल की तो समझिए कि ये भी एक शख्स है। आपके ख्याल में किसकी जो बॉडी है वो सबसे बेहतर है? ये बेहतर है, ये बेहतर है, या ये बेहतर है? ये आप कह रही है, और कोई बता सकता है इसमें से बेहतर कौन है? बीच में ये बेहतर है ना। सबकी यही होगी कि मसल नहीं, ताकत है इसमें, लेकिन आप गलत हो, ये भी बेहतर नहीं है। अब ये कैसे? देखिए, ये ऑब्वियसली इससे बेहतर है, लेकिन ये जो है ना वो इससे भी बेहतर है। वो कैसे? देखें, आपको मालूम है जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, पहले तो बताए आप, हमारे जो आजकल जो बॉडी में सबको ये मालूम है कि बॉडी बिल्डर जल्दी मर जाते हैं, हार्ट दिल का बीमारी हो जाती है, किडनी जल्दी मर जाते हैं। आपको मालूम है क्यों जल्दी मर जाते हैं? क्योंकि जो हमारे जो ये बॉडी है ना, अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको ज़्यादा ताकत चाहिए, जल्दी ताकत चाहिए। लेकिन जो बॉडी बिल्डर होती है इस हिसाब की, इसकी वजह से हमारे जो जिस्म की चीज़ें होती है वो ज़्यादा काम करती है। ओवर, आपको मालूम है अगर हद से ज़्यादा काम करोगे तो जल्दी थक जाओगे, तो इसी वजह से बॉडी बिल्डर जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि हमारे इनकी जो जिस्मानी जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है, बजाय कि इसके अंदर जो जिस्म के दिल होगी या किडनी होगी, फेफड़ा हो गया, इसके हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली इससे बेहतर है, क्योंकि आपको मालूम है जितना शख्स जो मोटा होता है ना उसको बीमारियाँ ज़्यादा लगती है। हमारे जो आज 24 सियासतदान है सारे देखे मोटे हैं, ठीक है ना, तो तभी इनको दिमाग भी काम नहीं करता इनका, और ऑब्वियसली उम्र भी छोटी होती है। तो देखिए, हमें चाहिए कि हम अपने कम से कम जिस्म हो, जितना कम जिस्म होगा उतने हम ताकत कम इस्तेमाल करेंगे, और हम कम इस्तेमाल ताकत करेंगे ऑब्वियसली हमारी उम्र भी ज़्यादा होगी और हम ज़्यादा देर के चलेंगे। क्योंकि आपको मालूम है एक कुदरत का बैलेंस होता है। अगर हमारा जो एक मिसाल के तौर पर अगर एक निवाला हमारी ज़रूरत है तो एक ही निवाला खाना चाहिए। अगर हम 2 निवाले खाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा खाना होगा, कम ज़रूरत होगी तो भी एक चीज़ें बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। कुदरत का ये निज़ाम है बैलेंस करना। तो जो मैंने भी पत्थर वाला सिस्टम बताया था, तो हमारी पत्थर में हमारे वो फ़ायदा होगा, मशीन के तौर उतना खाना मिलेगा जितना हमारे जिस्म को ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है ना। और ये जो होगा ना, ऑब्वियसली जब हमारा पत्थर का ये सिस्टम होगा तो हम और भी पतले हो जाएंगे। लेकिन पतले होने की ये मतलब नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे जिस्म में सारी ताकतें होंगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे ऑब्वियसली जिस्म में मास कम होगा, लेकिन हमारी ताकत ज़्यादा होगी, उम्र भी ज़्यादा होगी, बीमारियाँ भी नहीं लगेंगी, हम ज़्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन दिखने में चाहे कमज़ोर हों, ठीक है, लेकिन ताकतवर ज़्यादा होंगे। ये मेरा कहना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब देखें जी, हज़ारों साल पुरानी ये तस्वीरें, ठीक है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आपको मालूम है जब इंसान जो पतले होने की मैंने बात की, तो आपको जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना वो पतले होते हैं, तो उनके जिस्म में जो साइन होती है ना, जिस्म बता रहा होता है कि किस तरह वो जिस्म यूटिलाइज़ कर रहा होता है। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, आपने नोटिस किया कि उनकी जो चमड़ी होती है वो पतली होती है, बिल्कुल शॉपर की तरह, थैली की तरह हो जाती है चमड़ी, ठीक है। ये इस वजह से नहीं होती कि क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं, ये इस वजह से होती है क्योंकि हमारा जिस्म जो होता है ना
वो जब हमारी अंदर के जो बॉडी पार्ट जिस्म के हिस्से होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म इस जो चमड़ी होती है वो उसके हिसाब से वो ढलती है, तो इस तरह से पतली हो जाती है ताकि अंदर का जो गर्मी है वो बाहर ना निकले और बाहर की गर्मी अंदर ना आए, ठीक है ना। तो ये पहला जिस्म हमारे बता रहा था। दूसरा आपको मतलब जब हम पानी में हाथ डालते हैं तो ये इस तरह हमारी उंगलियां हो जाती हैं जब पानी में हाथ डालते हैं, ठीक है। ये एक और हमारा जिस्म बता रहा है कि भाई आपको मालूम है क्यों होता है, ये इस तरह से होता है कि हमारा जो पानी का जो टेम्परेचर होता है, पानी ज़्यादा ठंडा होता है तो हमारा जिस्म जो होता है गर्म होता है, ठीक है ना। तो ठंड से लड़ने के लिए ना इस तरह हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारी जो उंगलियों में जो नसें कम छोटी पतली हो जाती हैं, जिस वजह से ये इस तरह हमारी उंगलियां हो जाती हैं। पानी में जब उंगलियां डालते हैं ना तो इस तरह से होती है कि हमारी नसें कमज़ोर पतली हो जाती हैं, और नसें पतली इस तरह से होती हैं ताकि ठंड जो है ना जिस्म को कम लगे। अभी भी सर्दी जो है ना, आपको मालूम है सर्दी का सबसे अगर नसें पतली जिन लोगों की होगी उनको सर्दियाँ बेहतर लड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये मैं बताऊँ, ये हमारी जो 5-6 हज़ार साल पुरानी तस्वीरें, 4 से 6 हज़ार साल पुरानी तस्वीरें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये पुराने हमारे लोग बता रहे हैं, ये शख्स है उसको मछली की तरह इसकी चमड़ी पहनी हुई है, ठीक है, मछली की चमड़ी पहनी हुई है। तो देखिए आजकल साइंस लोगों को तो ये नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये समझ ये ईमान है कि ये इस वजह से पुराने जो लोग हैं वो मैं बता रहे हैं कि भाई मछली की चमड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि फिर मैंने सोचा क्यों है, फिर मैंने अभी रिसर्च की कि भाई इस बार जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं मछली की चमड़ी के बाद, तो मैंने रिसर्च जब मुझे मालूम हुआ मछली जो होती है ना वो सबसे बेहतर, उसकी जो पानी के जो ठंड से लड़ने के लिए मछली सबसे बेहतर होती है। जितनी भी ज़्यादा ठंड हो मछली को असर नहीं करती। आप जिंदा मछली को फ्रीज़ कर दो, बिल्कुल फ्रीज़ कर दो, वो जिंदा ही रहेगी। फिर उसको अगर फिर वापस धूप में लेके आओगे फिर वो नहीं, फिर पानी में ही होगी लेकिन फिर से ज़िंदा हो जाएगी। ये आप देखें यूट्यूब पे नेट पे आप देखें वीडियो होगी, बंदे फ्रीज़ कर देते फिर भी मछली पानी में चल रही होती है, ऊपर बर्फ़ होती है लेकिन पानी मछली चल रही होती है, ठीक है ना। तो ये जी मछली से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जिस्म को और बेहतर कैसे बनाया जाए, ठीक है। लेकिन अफसोस है यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं हो रही मछली पे। देखिए जी पिछले साल मार्च में मैं पाकिस्तान का टूर किया था, ठीक है। फिर मैं रेल में बैठा था, तो आपको मालूम है रेल में अंदर एसी थी और बाहर गर्मी थी। तो ये जी शीशा है, ठीक है। तो जी हाँ, तो रेल में 2 शीशे थे, एक अंदर वाला शीशा था और बाहर वाले ऐसे शीशे थे, ठीक है। तो एक जो बाहर वाला शीशा था वो गर्म था और जो अंदर वाला शीशा था वो ठंडा था क्योंकि एसी थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि बीच में ना पानी के जो कतरे बीच में दोनों पानी के कतरे आ गए। जिस तरह हमारे गिलास में जो साइड में पानी के कतरे आ जाते हैं उस तरह जिन 2 शीशों के बीच में पानी के कतरे आ गए, ठीक है ना। फिर जब मैंने रिसर्च की ये मैंने देखा, ठीक है, ये मैंने सफ़र के दौरान में ये मैंने नोटिस किया। लेकिन फिर मैं रिसर्च की कि यार क्यों होता है इस तरह। तो मैंने नोटिस किया कि क्योंकि देखिए अगर ठंडा और गर्म दोनों अगर एक साथ होते हैं तो पानी बनता है। सिर्फ अगर 2 गर्म होंगे या 2 ठंडी चीज़ें होंगी तो पानी नहीं बनेगा। जब तक ठंडा और गर्म साथ होंगे तो पानी बनेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बेहतर नोटिस करने वाली चीज़ है जो मैं अभी बात करूँगा, ठीक है ना। और अगर देखिए ये पानी की वजह से, क्योंकि ये आपको मालूम ये ठंडा है और मेरी जो भाप है वो अंदर जिस्म में गर्म है। तो अगर देखिए मैं कर रहा हूँ तो ये देखिए पानी की जो चीज़ें ना, ये पानी है एक्चुअली, भाप जो पानी होती है जो ये पानी है। अगर इसको हम ज़्यादा करेंगे तो ये बूंदें ही बन जाएंगी। पानी भी इसी तरह होता है, जब गर्म हवा है, गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ मिलती है तो उसके बीच में जो होती है वो पानी बनता है। तो ये जो मैं उस तरह में सफ़र में था ना, जो इस्लामाबाद से मैं आ रहा था कराची, तो मैं समझता हूँ इसी वजह से ये पानी बना, दोनों ठंडा गर्म मिलते तो पानी बनते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ, जो मैं आगे बातें में आ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सब्र करें। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ एक समझे कि मैं किस तरह इस नतीजे पे आया हूँ, ठीक है ना जी। अब देखें मेरा क्या मकसद है। मेरा मकसद ये है कि हम एक सूट बनाएं, ठीक है ना, जो गर्मी से भी लड़े, हमें खाना भी दे और वही सूट बिजली बनाए, ठीक है ना। तो ये एक और आपको मालूम इस सूट से हमारी बीमारियां भी हमें आसानी से मालूम होती है। मैं पिछले साल आया था तो मुझसे एक शख्स ने सवाल पूछा था कि यार अगर कोरोना वायरस आ गया
तो हमारे जो कैसे मालूम होगा, टेस्ट वगैरह लोग करते हैं, अगर जो लोग नहीं जाते टेस्ट करने में उनको कैसे मालूम होगा कोरोना वायरस लग गया, कोई बीमारी लग गई। देखिए ये सेंसर, ये आज भी सेंसर दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। छोटा सेंसर होता है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर नोट करता है और उसी वक्त वो मोबाइल और ऐप में ना वो सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। हमारा जिस्म जो होता है ना, जब बीमारी जो बताता है गर्म हो जाता है तो मतलब बीमारी होगी, हमारे जिस्म बीमारी से लड़ रहा है, इस वजह से गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे जब गर्म होता है तो हमारे इस सेंसर जो होते हैं ना, ये मशीन भी बताएगी कि भाई आपका जिस्म गर्म हो गया है, यहाँ भी कोई बीमारी है, आपको दिल की बीमारी होगी या सांस की बीमारी होगी, शुगर की बीमारी, हम इस सेंसर से बता सकते हैं। ये भी एक जिस्म में जो हमारा जो सूट बनेगा तो ये भी फ़ायदा देगा, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि हमें देखें पानी हम जो पीते हैं, अगर सूट होगा तो हमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं होगी, इवन हमें नहाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हम चाहे महीनों हम नहाएं भी नहीं, तभी हमें जिस्म साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि हमारे जिस्म में एक ये टेक्नोलॉजी की वो ही फ़ायदा देगी, ठीक है। तो जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ना हमारी स्मेल होगी, ना हमारे कपड़े धोने की ज़रूरत होगी और ना ये कपड़े फटेंगे, क्योंकि ये जो सूट होगा ना, ये सब चीज़ें इसी सूट में होगी, ठीक है ना जी। अब जी ये एक और में डिज़ाइन है, मैं इस पर आता हूँ, ठीक है ना, कि क्या है। अब देखें जी, ये अहम डिज़ाइन है, ये क्या है ये मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये पत्थर है, ठीक है ना जी, एक प्लाज्मा गन है। आपको मालूम है, अगर आप राजपूताना हॉस्पिटल जाएं या किसी भी हॉस्पिटल जाएं, किडनी की बीमारी, किडनी के पत्थर जिसको होते हैं ना, उनके राजपूताना में भी एक मशीन पड़ी है इनके, और दीगर अस्पताल में, आगा खान में, किडनी के पत्थर बगैर काटने, बगैर ऑपरेशन के वो किडनी के पत्थर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये अभी टेक्नोलॉजी राजपूताना हॉस्पिटल में पड़ी है। इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम पत्थरों से ना पानी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। लेकिन अफसोस है ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन सिर्फ अस्पताल में ही पड़ी है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। ये राजपूताना में जो किडनी की मशीन है, वो किडनी के बगैर ऑपरेशन के पत्थर को ना एक लेज़र के थ्रू अटैक करती है, पत्थर खुद ब खुद भाप बन जाता है। भाप बन जाता है, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो भाप जो होती है ना, भाप, उससे हम पानी बना सकते हैं, उससे हम बिजली बना सकते हैं, उससे हम हमारे ताकत खाना बना सकते हैं भाप से, जो हमारी जो राजपूताना हॉस्पिटल किडनी की मशीन में पड़ी है। वो कैसे देखिए, मिसाल के तौर पर ये पत्थर है, और अगर ये मशीन इस पर अटैक करती है, जो किडनी की मशीन है उस पर अटैक करेगी, तो ये पत्थर जो है ना वो भाप बन जाएगा, ठीक है ना, और ये और बढ़ जाएगा, गैस हो जाएगा। आपको मान लीजिए पत्थर, और जब गैस बनता है तो फैल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह पत्थर जो फूल जाएगा और गैस बन जाएगा। तो ये मशीन, लेकिन अफसोस इस मशीन पे रिसर्च नहीं की जा रही। तो इस तरह से मेरा ये टेक्नोलॉजी किस तरह हम इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मशीन भाप हो गई, ठीक है, और आपको मान लो जब मशीन पत्थरों को भाप बनाती है तो गर्मी पैदा भी होती है। अब जब गर्मी पैदा होगी ना, तो उस गर्मी को हमें यूटिलाइज करना होगा। उस गर्मी को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसको कहते हैं थर्मोफाइल, ठीक है। अब मैं आता हूँ थर्मोफाइल क्या है। देखिए जी, ये है थर्मोफाइल, है ये, देखें ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। अभी देखें 17 सेल्सियस है, ठीक है। अभी ये आप ये नोटिस कीजिएगा। अब जब भी मैं इसको मैं थोड़ी ताकत दूंगा, सूरज की रोशनी से ताकत दूंगा, तो ये जो मशीन है ये ठंड पैदा करती है, ठीक है, ठंड पैदा करती है। जिस तरह मशीन जो गर्मी पैदा करती है, हीटर होते हैं, ठीक है, हमारे ये मशीन ठंड पैदा करती है, ठीक है। वो कैसे ये समझा रहा हूँ। देखिए ये रोशनी पड़ी, ये देखिए ये कम होता जा रहा है, 16, 16.8, 16.6, 16.4, 16.2, थोड़ा सा करीब हो जाए, दिखाएं, 15 हो गए, ठीक है। कम हो रही है, नंबर कम हो रहे हैं, मतलब सर्दी बढ़ रही है, ठीक है। ये 14 हो गए, देखें 16 से 14 हो गए, 13 हो गए। ये सूरज की रोशनी जब आ रही है इस पर 13, 12, ठीक है। अब ये ठंड पैदा कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो मशीन है, ये गर्मी, जब इसको रोशनी मिलती है ठंड पैदा करती है, ठीक है ना। और
अगर हम इस जगह पे इसको ठंड देंगे या इसके पीछे अगर हम इसको गर्मी देंगे ना, तो ये उस गर्मी से बिजली बना सकती है ये मशीन। यही मशीन इसको कहते हैं थर्मोफाइल, ठीक है। जो हम जब पत्थर को प्लाज्मा गन से हम पत्थर को जब गैस बना रहे होंगे तो उस गर्मी से बिजली बना सकते हैं, ठीक है ना जी। अब ये गैस जब आएगा आपको मतलब गैस क्या होता है? गैस में हमारे बहुत सारा चीज़ होती है, सिर्फ गैस ये एक चीज़ नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दीगर गैसेज होती हैं, ठीक है। जब गैस होंगी ना, आपको मालूम है यही जो टेक्नोलॉजी अभी मैं बात बता रहा हूँ, ये एक कंपनी है जिसको कहते हैं एस्ट्रोफोर्ज, ठीक है। ये कंपनी है एस्ट्रोफोर्ज, वो इसी तरह जो पत्थरों से गैस से बिजली बना रही है, गैस से और चीज़ें बना रही है। एस्ट्रोफोर्ज ये हमारी दुनिया में इंटरनेशनल कंपनी है, आज मौजूद है दुनिया में, जो पत्थरों से बिजली बना रही है, ठीक है। लेकिन अफसोस है पाकिस्तान में इसके बारे में कोई बात नहीं करते कि हम पत्थरों से गैस बना सकते हैं, उस गैस से बिजली बना सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह हम कोयला निकालते हैं ज़मीन से, सिर्फ आम पत्थर जी, ये आम पत्थर जो पड़ा हुआ है, इसी आम पत्थर में हर किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अगर हम जब हम इसको इस्तेमाल करें। अब देखें दूसरा, मैंने 2 साल पहले जी मैं आया था, इसी जगह पे भी आया था, एक टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ग्रेफीन, 2D एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। उस पर मैंने रिवॉर्ड भी दिए थे लोगों से, मैंने इनकरेज किया था कि यार ग्रेफीन में इन्वेस्टमेंट करें। ये ग्रेफीन है जी, उसको कहते हैं किस तरह, ये ग्रेफीन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके पानी बनाएगी। ये मैंने पिछले साल ही 2 साल पहले मैंने लतीबाद और कासिमाबाद और दीगर जगहों पे मैंने समझा था लोगों को, 2 गैस जब मिलते हैं तो पानी बनता है, ठीक है। जो मेरे यूट्यूब पे भी मेरी वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। और आपको मालूम है अभी इस वक्त जो जर्मनी की कंपनी BMW ग्रेफीन पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और दीगर भी साइंटिस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एरोजेल, ठीक है, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, वो नासा भी इस पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और ठीक है, तो यही ना जो एरोजेल और ग्रेफीन दोनों जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनको जब मिला के हम पानी बना सकते हैं। अब जी हम आगे आते हैं। अब जी बाकी जो दीगर जो गैस बचेगा उसमें एक नाइट्रोजन होगी। आपको मान लीजिए पौधे होते हैं, ज़मीन होती है, जो अब खाद जिसको कहते हैं, और जो ज़मीन में जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं वो नाइट्रोजन से बना होता है। अगर दीगर किसान जो होगा, अगर आप में से कोई किसान होगा तो उनको मालूम होगा जो नाइट्रोजन होता है ना, वो ज़मीन फर्टिलाइज़र होता है, वो नाइट्रोजन से बना होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है ना, और उसी गैस से हम हमारे जो पौधे होंगे या एलजी हो गया, जो हम उगा रहे होंगे अंदर घर के अंदर या किसी भी जगह पे, उनको फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पत्थर से हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और ये किस तरह फ़ायदा देगा आपको मालूम है, पूरे दुनिया में फर्टिलाइज़र की कमी होगी आजकल, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जंग हो रही है, उसकी वजह से फर्टिलाइज़र भी कम मिल रहा है मार्केट में। तो हमारी जो फसल की कीमत बढ़ गई क्योंकि फर्टिलाइज़र मिल नहीं रहा। हम अपना फर्टिलाइज़र पत्थर से बनाएंगे तो ज़्यादा अवेलेबल होगा और हमारी जो अनाज की कीमत भी कम हो जाएगी और हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा। भाई और सुना मसला है क्या? जी सर, आप आगे आ जाए, उस तरफ आ जाए तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। याद नज़र नहीं आएगा आपको, उस तरफ आएंगे ना आपको नज़र आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। फिर सर आगे दूसरा, अब ये नाइट्रोजन गैस हमने इस्तेमाल कर दिया। अब एक और गैस होती है, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना जी। आपको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं होता है, आम धुआं होता है, वो एक फिनलैंड की कंपनी है सोलर फूड, ठीक है, वो धुएं से खाना बना रही है। फिनलैंड की कंपनी है सोलर फूड, वो धुएं से खाना बना रही है, न्यूट्रिएंट प्रोटीन खासकर, ठीक है, वो धुएं से बना रहे हैं। तो हम धुएं से बगैर मतलब किसी और चीज़ से, धुएं से हम जो हमारे पत्थर से जो धुआं निकलेगा उससे हम प्रोटीन बना सकते हैं। और प्रोटीन को अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। फिर हमें अनाज की और खाना रोटी बनाने की झंझट भी कम हो जाएगी और रोटी खाने का भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली हमें धुएं से हमें खाना मिल रहा होगा जिस्म को, ठीक है, और प्योर खाना मिलेगा, ठीक है ना। और ये सोलर फूड भी बना रहा है। एक और जी यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे कोडीज लैब, वो भी एक शख्स है जो रिसर्च करता है। उसने भी जो LG सोलर पैनल के अंदर उसने क्या कहते हैं पौधे उगाए हैं, सोलर पैनल के अंदर पौधे उगाए हैं, जिसका ये फ़ायदा होता है कि सूरज का रोशनी भी बिजली बन रही है और सोलर पैनल के अंदर खाना भी उग रहा है। ये जी कोडी स्लैब उसमें यूट्यूब पे देख सकते हैं, LG पे उगा रहा है। और यही एक मिसाल है कि हम सोलर पैनल और खाना दोनों एक साथ भी उगा सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, खाना भी उगा सकते हैं और ऑब्वियसली पानी बना सकते हैं,
ठीक है ना। और ये जी एनर्जी डोम, इटली की कंपनी है एनर्जी डोम, वो भी धुएं से खाना बना रही है, ठीक है ना। अब जी और ऊपर आएंगे तो बाकी जो, अब देखिए जी बाकी जो गैस बचेगा पत्थर से निकलेगा, उसको हम मेटल हाइड्रेट के थ्रू उसको कंप्रेस करके एक वापस करके उसको न्यूक्लियर फ्यूल बना सकते हैं, जिससे हम और बिजली बना सकते हैं। और उसको हम जो क्या हमें छोटे न्यूक्लियर प्लांट, जैसे अरोरा प्लांट MIT इस पर रिसर्च करी अमेरिका की कंपनी, उस पर हम फ्यूल इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं। और सैनी डैम, आपको मालूम है सैनी डैम एक ट्रांसपेरेंट स्किन की तरह होता है, जो ना पानी को रोकता है और दीगर गैसेस को अपने अलाउ करता है, बाकी पानी को रोकता है। तो उससे हम क्या होता है, पानी को यूटिलाइज करते हैं, दीगर गैसेस जो धुएँ होते हैं उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट कर सकते हैं, उसको हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो देखिए अभी आप समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। ये मैं डिज़ाइन और ये यूट्यूब पे भी जाएगी, और ऑब्वियसली एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो कमीशन हैदराबाद को भी जाएगी। जब हमारे अभी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करेंगे तो सारे जवाब उनको भी मिल जाएंगे और आपको भी जवाब मुस्तकबिल में मिल जाएंगे। अभी शायद आपको सवाल होगा, ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुस्तकबिल में ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज़रा सब्र रखें। देखिए जी मैंने अभी जो इसकी थर्मोफाइल की जो टेक्नोलॉजी बताई थी, आपको मालूम है हमें जो मल्टीप्लिकेशन, यही जो मैंने बताई कि भाई ये जी 5th सेंचुरी की जर्मन आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, ठीक है। और अगर हम पीछे चले जाएं, अगर हम पीछे पास में चले जाएं, माजी में अगर हम जाएं, तो उसके बाद जी हमारे इस्लाम में भी ये हमारे मुस्लिम कल्चर में डिज़ाइन होती है, फूल की बनी हुई डिज़ाइन, और ऐसी डिज़ाइन जो मल्टीप्लाई होती है, छोटे एक सर्किल से 2 सर्किल, 4 सर्किल, 8 सर्किल, 12 सर्किल बढ़ती जाएगी। ये हमारी इस्लामिक डिज़ाइन है, मुस्लिम के कल्चर में मिडिल ईस्टर्न डिज़ाइन है। और अगर आप देखें ये जी वेस्टर्न एबी लंदन में चर्च है, वहाँ भी यही डिज़ाइन बनी हुई होगा, वो भी 500,000 साल पुराना चर्च है, यही डिज़ाइन बनी हुई है। ये जी चाइना में जी बुद्धिस्ट कल्चर है, उसमें भी ये डिज़ाइन बनी हुई है, मल्टीप्लिकेशन की डिज़ाइन, छोटी एक एनर्जी से बढ़ाना, एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये पैटर्न है डिज़ाइन, इसको आप समझेंगे, इसको आप देखेंगे और आज मौजूदा टेक्नोलॉजी को देखेंगे और माजी की जो हमारी हिस्ट्री को देखेंगे, तो फिर हमें माजी की हिस्ट्री भी समझ में आएगी और हमारा मुस्तकबिल भी हमें समझ में आएगा। हमारे आजकल जो साइंटिस्ट हैं और जो नौजवान हैं, वो समझते हैं कि हमारे जो माजी में जो लोग थे वो बेवकूफ़ थे। देखिए हमारे जो माजी में जो लोग थे ना, वो बेवकूफ़ नहीं थे, उनके पास एक सेंस था, कुदरत को समझने का अपना सेंस था। और इस वक्त की टेक्नोलॉजी में इस वक्त के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको कुदरत को समझने का अपना एक सेंस है, लेकिन हम दोनों को मिलाएंगे तो हम कुदरत को और समझ सकते हैं। देखिए ये देखें, हमारी जो अजरक होगी और रली, चादर, शॉल वगैरह, हमारे बलोची कल्चर, पठान कल्चर, पंजाबी, सिंधी और दीगर कल्चर जो होंगे, ये देखिए उनमें ही डिज़ाइन बनी हुई है, ये डिज़ाइन, ठीक है। और आपको मालूम है दुनिया के दूसरे ओर 1500, 15,000, 2,000, 15,000, 16,000 किलोमीटर दूर मेक्सिको और साउथ अमेरिका में जो अपाची, चिरोकी, चिकासी, नवाजो जो कम्युनिटी है, जिस तरह हम सिंधी, बलोची है, इस तरह वहाँ भी कम्युनिटीज़ है, वहाँ भी लोग हैं, उनकी भी वही डिज़ाइन है, उनकी भी जिस तरह हमारी अजरक के चादर है जो डिज़ाइन बनी हुई है, उनके पास भी वही डिज़ाइन बनी हुई है। मतलब ये हमारा उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम कभी मिले, लेकिन एक ही बात वो भी कह रहे हैं और हमारे कल्चर भी एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है ना, ये डिज़ाइन। और फिर जब मैंने मौजूदा यही टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ, थर्मोफाइल, जब मैंने आपको मालूम है इसको हम जब थर्मोफाइल को एक थर्मोफाइल, दूसरी थर्मोफाइल, तीसरी थर्मोफाइल मिलाते, जो ताकत होती है वो बढ़ती है, ठीक है। गर्मी की बनाने की ताकत और ठंड बनाने की ताकत बढ़ती है अगर हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो हमारे पुराने जो लोग थे वो भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई एक छोटी चीज़ से हम ताकत बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, अगर हम चाहें तो हम उस पर इन्वेस्टमेंट करें तो मौजूदा टेक्नोलॉजी और हमारी माजी की जो नॉलेज को हम जब मिलाते हैं तो हमारा हमें मुस्तकबिल और हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, अगर मैं समझता हूँ ये, ठीक है ना जी। जी हाँ, ये थर्मोफाइल, ठीक है। अब जी पानी की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम है यूक्रेन और रशिया की जंग जो होगी, इसकी वजह से आपको मालूम है अभी इस वजह पूरी दुनिया ग्लोबली परेशान है।
पैसे की अब पाकिस्तान का जो रेट है वो भी बढ़ गया, कीमत डॉलर का रेट भी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ी है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है ना जी, आप सबको मालूम है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, ठीक है ना। आपको मालूम है जंग स्टार्ट क्यों है, यूक्रेन और रशिया की जंग सबसे पहले इस तरह था, यूक्रेन, ठीक है ना। और फिर जब जंग बढ़ी तो रशिया ने ज़्यादा जो यूक्रेन की ज़मीन को अपने अंडर में ले लिया, लेकिन वो स्टार्ट यहाँ से लिया, इस तरह स्टार्ट हुआ क्योंकि यूक्रेन जो है ना वो पानी को रोक रहा था, ठीक है, जिसकी वजह रशिया ने जंग की थी। तो देखिए पानी की वजह से ये हमारी मौजूदा जो इस वक्त में ये पहली जंग है जो पानी की वजह से, खासकर बुनियादी पानी की वजह से हुई है। तो हम सबको आंखें खोल देनी चाहिए कि देखिए पानी जब कम होगा ना, हाँ देखिए पानी तो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, सबसे ज़्यादा पानी जो फसलों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, हमारा खाना बनाने के लिए, ठीक है, नहीं खाना बनाने के लिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है बजाय के पीने के लिए। तो जब पानी कम होगा ना तो जंगें ज़्यादा होंगी, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। जो मेरी अभी जो मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी, जो मशीनें, पानी बनाना लाजमी हो गया हमें, ठीक है। यही नहीं कि हम सिर्फ दरिया से और समुद्र से पानी ले, नहीं, हम हर जगह से पानी बना सकते हैं। आपको मालूम है जो हवा है, जो आम हवा है, इससे हम आम एक मिनट में एक गिलास पानी बना सकते हैं हवा से इस वक्त भी, लेकिन वो अफसोस है इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो हमें पानी बनाएंगे तो जंग कम होगी, ठीक है ना जी। मैं आगे आता हूँ। अब जी इससे पहले जो मेरी आखिरी जो डिज़ाइन है उससे पहले बता दूं कि देखिए कुरान में जी सूरह 21 और वर्स 30 कुरान में, ठीक है, उसमें जी अल्लाह कहते हैं कि हर चीज़ में पानी है, ठीक है, हर चीज़ पानी से बनी हुई है, ठीक है। तो मेरा जो अभी ये बताने का मकसद, जो पत्थर है ये भी ये चीज़ में आता है, ठीक है, इसमें भी पानी है। तो कुरान भी यही कह रहा है, अगर आप सूरह 21 वर्स 30 में अगर जाएं तो यही कह रहा है कि भाई हर चीज़ में पानी है, अल्लाह कह रहा है, ठीक है। और हमारे मौजूदा जो फ़िलासफ़र्स हैं, जिस तरह ग्रीक मशहूर फ़िलासफ़र थेल्स, वो भी यही कह रहा है कि भाई हर चीज़ पानी से बनी हुई है। तो हमारे जो देखिए फ़िलासफ़र जो कुरान जो ये हमारी वो चीज़ें बता रहे हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम होती है, ठीक है ना। ये सब चीज़ वही कह रहे हैं कि हर चीज़ में पानी है। तो मेरी जो अभी जो रिसर्च है वो और क्लियर हो गई कि हम पानी हर चीज़ से बना सकते हैं, बजाय कि समंदर से पानी नहीं कर सकता, हम ज़मीन से भी पानी, हम हर चीज़ से पानी बना सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे आते हैं। अब जी जो ये मशीन है ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन अगर आप इस तरफ जाएंगे ना तो क्वेस एक कंपनी है, क्वेस, ये जी ये ज़मीन को ना जिस तरह हम केक काटते हैं, आसानी से केक काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह ज़मीन को काटते हैं, मतलब आसानी से 1 मिनट में। ज़्यादातर ज़मीन को जिस तरह हम बेलचों से और मशीन से नहीं बना सकते, वो प्लाज्मा गन से ज़मीन को खोद रहे हैं अंडरग्राउंड। उससे ये क्या होगा कि उसका ये फ़ायदा है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर हमें 1 दिन लगता है, 1 मीटर ज़मीन खोदने में 1 दिन लगता है, तो इस मशीन से हम 1 मिनट में 1 मीटर ज़मीन खोद सकते हैं, जल्दी ज़मीन खोद सकते हैं, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी है, ये मैं इस पर भी मैंने बात, ये डायग्राम समझा रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे आते हैं, ये इसी टेक्नोलॉजी से हम अंडरग्राउंड ट्रेन बनाएंगे। पाकिस्तान देखिए ये लंदन है, ठीक है, और ये है अर्जेंटीना, माने पूरी दुनिया के बिल्कुल उस तरफ, ठीक है। सबसे जो लंबा रास्ता ये अर्जेंटीना तक है, इसके बाद फिर दुनिया ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर हम पूरा दायरा करें, एक सर्किल बनाएं लंदन से अर्जेंटीना तक, अगर हम अंडरग्राउंड टनल बनाएं इस मच टेक्नोलॉजी से तो हम बना सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा, देखिए अनाज को हम अगर इस पर अगर समंदरी या हवाई जो जहाज़ों से अगर अनाज को भेजें और अब अंडरग्राउंड इस टनल से भेजें, तो अंडरग्राउंड टनल को अंडरग्राउंड टनल से हम खाना दुनिया के उस और जल्दी भेज सकते हैं, बजाय के प्लेन और या कश्ती से या रोड से, ठीक है ना। क्योंकि अभी जी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो क्या करती है कि जो इस तरह जी मैग्नेट और बिजली से किसी भी ऑब्जेक्ट को वो साउंड की स्पीड, जो आवाज़ की स्पीड है उस हिसाब से वो उसको भेजती है, मतलब जिस तरह रॉकेट होता है उससे भी ज़्यादा तेज़ उस चीज़ों को भेजती है। तो मेरा ये ईमान है कि देखिए एक शख्स चाहे वो चले ना चले, ठीक है, हमारा मकसद अनाज को दूसरी दुनिया के उस ओर पहुँचाना, हमारा ये मकसद नहीं कि किसी शख्स को पहुँचाना है, किसी जानवर को पहुँचाना। तो हम इस स्पीड से अनाज को कोई मसला नहीं होगा, अगर वो रॉकेट की स्पीड से अगर जाएगा ना अनाज को कोई मसला नहीं होगा, अनाज को उल्टी नहीं आएगी, अनाज को तबीयत ख़राब नहीं होगी।
तो हम उस स्पीड से अनाज को कम वक्त में दुनिया के उस ओर पहुंचा सकते हैं। और किसी भी, ये देखें, ये स्पेन है, ये मोरक्को है, ये भी टनल जाएगी इसके थ्रू। इटली और दूसरे शहर, आपको सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी हम टनल बना सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो मैंने पिछले साल भी ये बात की थी कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में अगर टनल बनेगी, पाकिस्तान की महंगाई कम होगी, ठीक है ना। लंदन और अर्जेंटीना के बीच में अगर ये टनल बनाएंगे, महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी, गुर्बत बिल्कुल कम हो जाएगी। देखिए, दुनिया में अगर गुर्बत कम होगी तो पाकिस्तान में गुर्बत कम होगी। ये नहीं है कि पाकिस्तान में गुर्बत कम होगी फिर दुनिया में कम होगी, नहीं। तो हमारे पाकिस्तान है वो दुनिया पे डिपेंड करता है, दुनिया पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं करती। तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान में भी कीमतें कम होगी, महंगाई कम होगी और रोज़गार बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये टनल होगी, ये हमारा रोज़गार बढ़ाएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जंगें कम होगी, रिश्ते। देखें, अगर एक मुल्क, अगर इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, रशिया, अमेरिका, ठीक है ना, और यूके और यूरोप, ये अगर इनके बीच में ताल्लुकात बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेगा तो जंगें कम होंगी, ठीक है ना। अगर कराची और हैदराबाद के बीच में अगर कारोबार बढ़ेगा तो खुशहाली और बढ़ेगी, लोगों के एक दूसरे में रिश्ते भी बढ़ेंगे, ताल्लुकात बढ़ेंगे, ठीक है, तो दूरियाँ कम होंगी, ठीक है ना। तो ये भी एक मिसाल है कि ये बड़े स्कोप है मुल्क और जो हमारी दुनिया में इकोनॉमी बेहतर होगी अगर ये टनल लेके आएगा। ये टनल क्या है अब जी ये इसको अलग कर सकते हैं, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। ये बस ठीक है, शुक्रिया। तो बस देखें, ये मशीन है, ये इसमें अनाज भरा हुआ है, ठीक है, ये ट्रेन है अनाज की, ठीक है ना। अभी कैसे काम करेगी, ये इस तरह काम करेगी, ओके। देखा आपने देखा, फिर से करते हैं एक और, देखिए ये इससे यहाँ से इस तरफ होगी, खुद ब होगी, ठीक है। तो ये इसी तरह ये ट्रेन काम करेगी। अब ये छोटे स्केल में, ठीक है ना, तो ये भी मेरी उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इसी तरह ये ट्रेन काम करेगी, इस जगह से उस जगह खुद ब खुद और गोली की स्पीड से ना जाएगी। तो अगर हम मिसाल के तौर पर हैदराबाद से अगर कराची ट्रेन बनाएंगे, गोली की स्पीड से जाएगी। खाना, मशीनें, जो हमारे कारोबार की चीज़ होगी, जो सीमेंट हो गया और ईंटें वगैरह, वो अंडरग्राउंड ज़मीन के, मिसाल के अगर अभी 2 घंटे लगते हैं तो ये 5 मिनट में कराची में पहुंच जाएगी हमारी चीज़ हैदराबाद से, या 1 मिनट में पहुंच जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई चीज़ चाहिए, उसी वक्त उसको चीज़ मिल जाएगी, कोई भी चीज़ हैदराबाद से कराची तक। इसी तरह अगर लंदन से अर्जेंटीना अगर कोई चीज़ भेजनी होगी, अगर एक दिन लगता है तो अभी इसमें 1 घंटा लगेगा, अनाज और बाकी चीज़ें वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे ग्लोबल इकोनॉमी बेहतर होगी, महंगाई कम होगी, ठीक है ना जी। अब जी मैं आखिरी बात पे आता हूँ, ठीक है, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे सुन रहे हैं बात। देखें, अभी जो देखें बहुत ही हमारे, जो मैं समझता हूँ जिस तरह कश्मीर का इशू है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इशू है, ठीक है, उसी तरह मिडिल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टीन, ठीक है, 2 मुल्क हैं, उसके बीच में एक मसला है। देखें, मैं समझता हूँ मौजूदा जो हमारे हुक्मरान हैं, लीडरान हैं, जो नौजवान निकले, देखें वो जब इशू होता है वो एक साइड लेते हैं कि भाई देखिए पैलेस्टाइन है और इजराइल है, दो हिस्से हैं, ठीक है।
हमारे लोग क्या करते हैं भाई, पैलेस्टाइन मुसलमान है, इजराइल मुर्दाबाद, पैलेस्टाइन जिंदाबाद, ठीक है ना, वो एक साइड ले लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उस हिसाब से वो इजराइल को बुरा भला कहते हैं, ठीक है ना, और पैलेस्टीन को कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, बाकी तो हमारे दुश्मन हैं। देखिए इस तरह हम किसी मसले को हल नहीं कर सकते। अगर हम एक साइड लेंगे और फिर हम बाकी दूसरे साइड के खिलाफ नारे लगाएंगे, इस तरह जंगें बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी, मसले हल नहीं होंगे। वो कैसे, देखिए मैं अगर फिर से कुरान की एक मिसाल दे दूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टीटीओ हुदैबिया मक्का और मदीना के बीच में जब जंग थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मदीना और मक्का के बीच में एक ट्रीटी हुई थी कि भाई आप कुछ हमारी बातें माने, हम आप कुछ आपकी बात मानेंगे। तो उसमें एक नुकात है, वो ये था कि भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एग्री किया था कि भाई आपके लोग हमारे शहर में आ सकते हैं, आपके लोगों के लिए हमारा शहर खुला हुआ, हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे लोगों के लिए आपके भले घर के दरवाजे बंद हो। तो ये हमें साबित करता है कि भाई अगर सामने वाला चाहे हमसे नफरत करता हो, ठीक है ना, हमारी नफरत करता हो, लेकिन हमें उनके लिए प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए, दिल और दरवाजे खोलने चाहिए उन लोगों के लिए, तो फिर ही नफरतें कम होंगी, ठीक है, और जंगें कम होंगी, ठीक है। ये हमारी कुरान से और ये मैंने हदीस से रेफरेंस उठाया, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो आजकल जो लोग अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, वो क्या करते हैं कि भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहते कि भाई ये मेरे लोग हैं, फिर नारेबाजी शुरू कर दी और बाकी जो दूसरे साइड के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिया उनके खिलाफ। नहीं, देखिए हम जो जंग हमें मसला हल करना होता है ना, तो हम कुछ उनकी बात मानते हैं, कुछ वो हमारी बात मानते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो मैं आज अभी क्या कह रहा हूँ कि देखिए इसराइल जब बना था तो इसराइल की भी एक दुनिया में अहमियत है। वो कैसे, आपको मालूम है, इसराइल है ना, वो वाहिद एक मुल्क है जो डेजर्ट है, मतलब जिसके पास कोई पानी नहीं है, जिसके पास कोई रिवर नहीं है, दरिया नहीं, जिसके पाकिस्तान में हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो किस्मत वाले, इसराइल के पास कोई दरिया नहीं है। वो खारा पानी समंदर का इस्तेमाल करता है, उसको फिल्टर करता है, ज़मीन से पानी निकालता है, फिर फसल बनाता है। वाहिद इसराइल है जो पानी को बेहतर से जो इस्तेमाल जो मुल्क करता है, वो इसराइल उस चंद मुल्कों में है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, इसराइल से, ठीक है ना। और इसराइल उन चंद मुल्कों में जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। हम पाकिस्तान, हमारा अपना मुल्क है, लेकिन अफसोस से इसराइल पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है। वो टेक्नोलॉजी में सबसे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। वो चाहे किसी मशीन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उससे इसराइल बेहतर है, ठीक है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, चाहे वो उनका नज़रिया हमसे अलग है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो नज़रिया बिल्कुल अलग है, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं, हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर होंगे। चाहे देखिए दो अगर अलग मज़हब है, कोई हिंदू मुसलमान है या कोई ईसाई है, अपने मज़हब अपने अलग जगह है, लेकिन हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। हम एक दूसरे से सीखना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, तो फिर ही हम अच्छी मशीनें बना सकते हैं। और ये जो मशीनें बनाई है, ये मुसलमान ही बना सकते हैं। जब तक मुसलमान, ईसाई और जू ये मिलेंगे तभी ये मशीनें बन सकती हैं, ठीक है ना। मुसलमान ही बना सकते, जब और हिंदू और बुद्धिस्ट और जो जिनका कोई मज़हब नहीं है, वो सब जब मिलेंगे तो ये मशीनें बनेगी। अकेला एक कौम, अकेले एक शख्स वो या अकेला एक मुल्क ये नहीं बना सकता, ठीक है ना जी। तो ये अहम बात है। तो मेरी अब सबसे अपील है जी कि हमें इज़राइल से ताल्लुकात बेहतर होंगे तो हम पैलेस्टाइन के हमारे फ़लस्तीन लोगों को, उनको भी हम अच्छा हालात दे सकते हैं। वो कैसे, आपको मालूम है, इस वक्त कोई मीडिया में बात नहीं कर रहा फ़लस्तीन के लोगों के पास नौकरी नहीं। जिस तरह आप हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास नौकरी, जॉब है, ठीक है ना, आप एक अगर रोज़गारी कमा रहे हो खाने के लिए, वहाँ पे कोई रोज़गारी नहीं है, ठीक है। जंग का माहौल है, लेकिन इज़राइल, ठीक है, दूसरी तरफ इज़राइल के पास रोज़गार भी, उनके लोग नहीं मर रहे, उनके लोग भी खुशहाल हैं, ठीक है। तो मेरा ये है कि भाई हम इज़राइल को इनकरेज करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई आप पैलेस्टाइन की आप मदद करो। लेकिन यहाँ पे लीडरान उल्टा करें कि भाई इज़राइल हमारा दुश्मन है। भाई इज़राइल भी एक रियलिटी है, सच्चाई है, वो बन गया है, वो मुल्क है, ठीक है। इससे हम जिस तरह पाकिस्तान भी बन गया है, वो भी, ठीक है, 1945 में इज़राइल भी 1945 में जब पाकिस्तान बना था, इज़राइल भी तभी स्टार्ट हुआ था बनना, ठीक है ना। तो वो भी एक सच्चाई है, पैलेस्टाइन भी एक सच्चाई है। इन दोनों मुल्कों को हमें क्या करना है, दोनों को मिलाना है, जंगें भी कम हो जाएंगी और फिर वहाँ के पैलेस्टाइन के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ठीक है ना। इज़राइल की जो दीवार है उसको हम कहेंगे भाई दीवार हटा दे, ताकि पैलेस्टाइन के लोग नौकरी करने इज़राइल आएँ,
अंदर। जिस तरह हम हैदराबाद के या इंटीरियर सिंध के लोग कराची जाते हैं नौकरी करने, ठीक है ना, फिर रोज़गार कमा के फिर वापस अपने गांव जाते हैं, उस तरह फ़लस्तीन के फ़लस्तीनी लोग भी इजराइल जा सकते हैं नौकरी करने, ठीक है ना। उसके हालात बेहतर होंगे, लेकिन इस पर ना यूनाइटेड नेशन में बात हो रही है इस हवाले से, ठीक है, ना हमारे ऑन ग्राउंड इस पर बात करें, सिर्फ नारे लगाते जा रहे हैं कि भाई इजराइल मुर्दाबाद। इस तरह हमारे कोई हालात हम बेहतर नहीं कर सकते। अब जी आखिरी बात है, देखिए मैं इजराइल, ये मेरी एप्लीकेशन है, ये इजराइल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बरहबानी इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, हमारा साथ दे, ताकि हम अपने दुनिया के लोगों की मदद करें। मैं इजराइल को कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा सबसे अपील है कि मेरा साथ दें, ठीक है, आपका वोट मुझे चाहिए, ताकि हम इजराइल को अपील करें कि भाई हमारे इंसान को ऊपर लेके जाने के लिए हमारे साथ दें। तो बरहबानी एक वोट आपका चाहिए। जी हाँ सर, आपका वोट मुझे चाहिए, हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए इजराइल को कि भाई हमारी मदद करें, ठीक है ना। जो तबाही की है ना फलस्तीन में, उसको वोट दिया, आपका वोट मिल सकता है मुझे। नहीं फितरे निकलने दज्जाली। देखिए हिम्मत करें, इसका अपना मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ नहीं है मेरा आप साथ दें। देखिए बर्बाद किया उसने फलस्तीन के बच्चों को। हमारा देखिए अभी शाम में इराक में जो कर रहा है ना, सब मुसलमानों को पता है। हमारा जाहिलों को आगे बता रहा, तुम क्या समझ। देखिए हमारा मकसद है कि जंग को खत्म करना। इजराइल के जंग को तो वो यार बढ़ा रहा है। पिछले 30 सालों से लोग मर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं और तुम यहाँ पे नहीं है, वो मार रहा है मुसलमान भाई। हमें हमारा काम है कि उनको उनके हालात, उनके दूरियां कम करना, खत्म करना, इस निशान को खत्म करना, इसका दुनिया से खत्म करना है इसको। ये जो कब्जा करके बैठा है ना, हम इस पर पेशाब करेगा। देखें लानत भेजते हैं इसके ऊपर। आप मुसलमान हो ना, मुसलमान है हम। पहले हज़रत मोहम्मद में टिटियो हुदैबिया पढ़ी है तुमने? टिटियो हुदैबिया पढ़ी है? ये नहीं करो आप। नहीं टिटियो हुदैबिया पढ़ी है तुमने? हज़रत मोहम्मद ने मक्का के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले थे, चाहे उनके दरवाजे बंद थे। हम कुरान पढ़ते मुसलमान हैं हम। तो टिटियो हुदैबिया पढ़ी है? सब खत्म हो गई किताबें। टिटियो हुदैबिया पढ़ी है? कुरान मजीद के बाद सब मुकम्मल किताबें खत्म हो गई हैं। टिटियो हुदैबिया में हज़रत मोहम्मद ने खुद अपने जो दुश्मनों के लिए, हज़रत मोहम्मद ने तो अपने दुश्मनों के लिए दरवाजे खोले थे। इनकी बात ना माने, मेरा साथ दें। हमें अपने मुल्क के भी बेहतर करनी है, ठीक है ना, अपने मुल्क को भी। जो हम इसकी बात माने, हम कुरान की बात मानेंगे, हम मूसा की नहीं, हम रसूलुल्लाह की बात मानेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए फिर टिटियो हुदैबिया आपने पढ़ी है ना। हम लानत भेजते हैं, जो बना है ना ये पाकिस्तान इसलिए बना है कि इसराइल को तबाह करे। वो भी 48 में बना है, ये भी 47 में बना है। देखिए आगे इसलिए बना है, इसका इलाज करने के लिए बना पाकिस्तान। देखिए इंशाल्लाह ये पाकिस्तान आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो और आप जंग चाहते हो। नहीं चाहते हम पाकिस्तान। फिर अगर अमन चाहते हो ना, अमन चाहते हो कि मेरा साथ दो, खत्म हो जाइए भाई। हम इस पर लानत भेजेगा, हम साथ नहीं देगा इसका। अगर आप जंग खत्म करना चाहते हो तो मेरा साथ दो। जंग खत्म करना चाहते हैं हम, आप इससे नहीं, हम पाकिस्तान फोर्स के साथ। नहीं, फोर्स से जंग होगी इंशाल्लाह, करेगा तब इसको। देखिए अगर आप अमन चाहिए तो आप प्यार मोहब्बत बढ़ाओगे। अच्छा हम अमन करें, वो फलस्तीन के बच्चों को ज़िबा करे। अभी देखें इस मौजूदा वक्त में शाम को आपको नजर नहीं आता। तो देखें हम अगर यमन में देखें दो जंगें होती हैं, ज़िबा किया गया, यहाँ आपको अमन नजर आता है। अब मेरी बात सुने ना, ये भी साथ देते हैं। दो जंगें होती है तो लोग मरते हैं, लेकिन जंग होती है। हमें अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए तो हमें वहाँ तबाह करो। फलस्तीन के बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का कोई कसूर नहीं है। देखिए इसराइल के खिलाफ बोलो, तो हमें बच्चों का मुस्तकबिल का सोचना है, नहीं सोचना। मुस्तकबिल का सोच रहे हैं तो गुलामी के अंदर नहीं सोचना। वो गुलामी नहीं होगी। हमें जिस तरह पाकिस्तानियों का हुकूक है, उस तरह इजराइल फलस्तीन के भी हुकूक होंगे। जिस तरह इजराइल के हुकूक होंगे, उस तरह फलस्तीन के भी लोगों के हुकूक होंगे। अलग है, कब्जा करना अलग है। देखिए हुकूक सब बराबर की सतह पे इस्लाम हमारा बड़ा है। हम आला नहीं है कि हम उसकी गुलामी कर रहे, जैसे गुलाम बनाया जा रहा है। गुलामी नहीं, बराबर की सतह पे बात करो। वो जंग होगी, ठीक है, उन्होंने जंग की, उन्होंने अपने जमीन कब्जा किया उन्होंने। तो देखिए कब्जा भी किया, चाहे कब्जा भी हो, उनकी जंग थी ना, उसने अपना हिस्सा लिया, लड़के गलत कर रहे हो। लेकिन अब इजराइल बन गया। इतना टाइम नहीं है, हमने मजदूरी करने के लिए बैठा, आपके भेस कर। देखिए मेरा मौक़िफ़ है, तबाह करोगे तुम। मुझे आप सबकी साइन चाहिए, ठीक है, मेरी साइन दे। अगर हमें देखिए, अगर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में ताल्लुक बेहतर करेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। ये लोग जंग करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमेशा बस जंग में ही लोग रहें, जितना इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग है।
उस तरह ये भी लोग चाहते हैं कि जंग हमेशा जंग रहे। मेरा मकसद है कि जंग ख़त्म करना। अगर जंग ख़त्म होगी तो आपके हालात भी बेहतर होंगे, पूरे दुनिया के हालात बेहतर होंगे जब जंग ख़त्म होगी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में अब देखें, उनको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, उसको मालूम ही ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्या है। इस्लाम की बात करता है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बारे में उसको मालूम ही नहीं है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पढ़ी है तुमने भाई? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हो ना, तुम कुरान को फॉलो करते हो ना, तो उसके कदमों पे क्यों नहीं चलते? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु के कदमों पे क्यों नहीं चलते? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में अपने दुश्मनों के दरवाजे, घर के दरवाजे खोले थे, अपने दुश्मनों के लिए घर के दरवाजे खोले थे। किसके लिए? फिर बदर में भी उतरा था मेरा नबी, ठीक है ना? मेरा नबी उतरा था। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पढ़ेंगे तो आप हमारे हालात बेहतर होंगे, ठीक है ना? दहशत करता मेरा नबी बोलेगा आपको, ठीक है ना? तलवार उठेगा। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अगर पढ़ी होती तो तुम्हें आगे मालूम होता कि हम दुनिया की हालत कैसे बेहतर करेंगे। दुनिया की हालत कोई बेहतर कर रहा है, बिल्कुल कब्जा कर रहा है वो सर। देखें, आपने देखा नक्शा फलस्तीन का 1947 का? देखें वो उनकी जंग हो गई। मेरा दोनों से ताल्लुक नहीं है, मेरा ना फ़लस्तीन से ताल्लुक है ना इजराइल से ताल्लुक है, डिक्टेटर है वो सबसे। ठीक है, मेरा ना फ़लस्तीन से ताल्लुक है ना इजराइल से ताल्लुक है। दोनों जंग के हिस्से हैं, दोनों दो अलग अलग हिस्से। मेरा काम है कि उनको मिलाना। हमारा फ़लस्तीन से ताल्लुक है, तो तुम अलग, तुम बुनियाद, तुम क्या? बैतुल मुक़द्दस हमारी शेरख है, हमारी शेरख है, पहली इबादत गाह हमारी, उस पे नजर जो रखी है ना वो तबाह होगा। आ गई समझ में? नहीं करो आप ये तमाशा। देखिए, मुसलमानों को, जाहिलों को नहीं भड़काओ, ये मुसलमान अनपढ़ हैं। ये देखें, ये अनपढ़ नहीं है। इनको मैंने सारा शऊर है। अमन की जब बात करेंगे तो मेरा साथ देंगे, ये कुछ भी ठीक है ना? इनके खून के अंदर वही निकलेगा, मुसलमान खून कभी भी साथ नहीं देगा तुम्हारा। देखिए, करो तमाशा ये। एक वोट चाहिए मुझे, एक वोट चाहिए, एक वोट चाहिए, एक वोट चाहिए। इनकी भले जो बात करें वो मेरा साथ दे, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में अमन करेंगे। नहीं होएगा अमन, तबाह होगा। मुझे एक वोट चाहिए। बच्चों को ज़िंदा किया मुसलमान। सर एक वोट चाहिए मुझे। रोज रोज नहीं मरना, गुलामी की जिंदगी नहीं है। सर एक वोट मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं। मरेगा सब इंशाअल्लाह जो दुनिया में है। सर एक वोट मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर किसी में मेरा साथ दें, ठीक है, हिम्मत करें, एक वोट मुझे दे दें। फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में अमन करेंगे, इनको मिला के। सर आप देंगे मुझे एक वोट? सर आप इनके साथ में दिन, आप आज़ाद शहरी हैं, आज़ाद शहरी हैं, अल्लाह को मानते हैं। हमारा काम है अमन करना, अमन करवाना लोगों को, जंग नहीं करना। हम फ़लस्तीन के साथ नहीं देंगे ना इजराइल के साथ देंगे। हम कहेंगे भाई दोनों मिल के साथ करो, काम करो। सर आप मुझे एक वोट देंगे मुझे प्लीज़? सर मैं चाहता हूँ कि इजराइल को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा साथ दें, इस टेक्नोलॉजी को बना रहे। मेरा जी ताल्लुक ज़ैन मोमिन नाम है, ठीक है, मैं हैदराबाद का रिहायशी हूँ, प्रिंस टाउन कासबाद में मेरी रिहाइश है। मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा देखिए सर, कास्ट नाम से मेरा काम है कि भाई दोनों को मुल्कों को एक साथ लेके आना। सर मैं एक इंसान हूँ, मैं एक सिर्फ कौम से ताल्लुक छोड़ दें, मैं एक इंसान हूँ, आज़ाद शहरी हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों मुल्क एक साथ काम करें। पता नहीं तुम कहीं का एजेंट है, हमारे को क्या पता, तुम बोल रहे हम कास्ट में बात में। सर एजेंट की, मैं अमन की बात कर रहा हूँ, आप एजेंट कह रहे हो। सर एक वोट मुझे मिलेगा? सर आप एक वोट? नहीं, हम इस्राइल को नहीं देंगे। सर इजराइल की रिक्वेस्ट करेंगे भाई हमारी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। सर आप मुझे एक वोट देंगे? अच्छा क्यों वोट नहीं दे रहे, ये कोई बता सकते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। सर इस्लाम मुझे भी मालूम है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये लोग चाहें, इनका अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना मौक़िफ़ है, ठीक है ना।